गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। एक नई श्रृंखला जो पहले मैंने बीच में शुरुआत की थी मॉडल पेपर, ये 10 मॉडल पेपर मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल पेपर नहीं है, पूर्व एग्जाम के 10 साल के प्रश्नों का सार है। और एक एक प्रश्न के अंतर्गत 4 से 5 प्रश्नों को मैंने शामिल किया। मतलब एक प्रश्न ढंग से समझने का मतलब है आपके 5 से 7 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जो भी पूर्व एग्जाम के पेपर हैं वो भी मैं सोल्व आउट करवाऊंगा, बट ये 10 मॉडल पेपर यदि ढंग से आपने जो मैंने सोल्व आउट करवाए वैसे यदि समझ ली तो आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो चूंकि मैं समय बहुत लगेगा तो 10 क्वेश्चन, क्योंकि एक बार में इनकी व्याख्या करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हर एक प्रश्न में हर एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण डाला है। एक तो नॉर्मल एग्जाम का पेपर होता है, उसमें तो क्या होता है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और इसमें हर चारों बिंदु इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आराम से एक चीज़ को समझाऊंगा, एक चीज़ को क्लियर करूंगा, हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। बहुत से बच्चों का कहते हैं कि सर डेली डाला करो, कोशिश करता हूँ। आप फिर भी इन चीज़ों को समझिए कि एक समय की एक अपनी आप पाबंदियाँ हैं, आप जॉब के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मनोविज्ञान के नाम पे आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डर आपके दिमाग में नहीं रहे। तो शुरुआत करेंगे एक छोटी सी लाइन की। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल निरंतर, तू चल निरंतर, समय को तेरे वजूद की तलाश है, समय को तेरे वजूद की तलाश है। तो लगातार चलते रहिए, निश्चित रूप से आप लोग सफल बनेंगे। आप लोगों ने इतना अब तक का हमारा सफ़र रहा है, इतना अद्भुत रहा है कि 1 फरवरी 2018 से जिस चैनल की मैंने शुरुआत की, मात्र 2 साल में वो 1 लाख तक पहुंचा है। और 2 साल क्या कहूँगा मैं, तो 1 साल स्पेशली जिसमें वीडियो भी डाले और आप लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया। पहले तो 2018 में तो मुश्किल से इसके 10,000 सब्सक्राइबर थे। तो खैर आपको धन्यवाद जाता है इसका। अब शुरुआत करते हैं, मैं बिना समय गंवाए बहुत अच्छे से मैं कि एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, ये सवेंग का सिद्धांत है। सवेंगात्मक विकास से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सवेंगात्मक विकास के लगभग 6 सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें 2 सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, 1 और 2 नंबर। इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, शेर को देख के भागा या कुत्ते को देख के भागा, मतलब उसने व्यवहार किया। केनन बोर्ड का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यवहार और सवेंग की अनुभूति दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन इसमें तो अपन व्यवहार कर रहे हैं। जेम्स लेंगे का सिद्धांत है, विलियम जेम्स और लेंगे जो 2 मनोवैज्ञानिक हैं, उनका जो सिद्धांत है, जेम्स लेंगे क्या कहता है कि व्यवहार पहले होता है, सवेंग की अनुभूति बाद में होती है। और द्विकारक सिद्धांत दिया था स्टेनले और सेस्टर ने। इन्होंने सवेंगों के 2 कारक बताए थे, उत्तेजना और संज्ञान। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। अब उत्तर क्या हो जाएगा, शेर को देख के भाग रहा है। जैसे आपने टाइगर को, लोयन को देखा और आप भाग गए, मतलब व्यवहार किया आपने, अनुभूति बाद में हुई, फिर कोने में जाके अरे राम मैं तो बच गया भाई। ठीक है, तो पहले व्यवहार किया, उसके बाद क्या हुई, सवेंग की अनुभूति। तो ये कौन सिद्धांत हो गया, जेम्स लेंगे सिद्धांत। नहीं, व्यवहार पहले है, अनुभूति बाद में। जबकि कैनन बोर्ड में व्यवहार भी उसी समय होगा और डर भी उसी समय महसूस होगा। तो यहाँ उत्तर सही क्या हो जाएगा दोस्तों, कि अपना उत्तर हो जाएगा जेम्स लेंगे सिद्धांत। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए 2 नंबर पे, सत्य कथन नहीं है। अब इनको समझना आपको, देखो प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा, सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो सत्य कथन नहीं है, तो यहाँ आपको ये समझना है कि प्रश्न नहीं पूछ रहा है। ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखिए, आराम से पढ़िए। व्यक्ति पूर्णतः प्रकार्यशील होता है, ये सब के सब प्रश्न एग्जाम में आए हैं, सब के सब। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स आते दिमाग में क्या आएगा, मानवतावादी विचारक जिन्होंने व्यक्तित्व का सेल्फ कॉन्सेप्ट सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब पूर्णतः प्रकार्यशील का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यताएं, अपनी क्षमताएं और अपने सामर्थ्य को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करता है, इसको बोला है पूर्णतः प्रकार्यशील, मतलब फुली फंक्शनशील पर्सन। ये किसका कॉन्सेप्ट है, कार्ल रोजर्स का। समझ में आ गया, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति कार्ल रोजर्स, सही है। छदम परिपक्वता की अवस्था रोस, ये भी सही है। रोस ने बाल्यावस्था को, जेएस रोस ने बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता काल कहा था। छदम के स्थान पे ऑप्शन में मिथ्या परिपक्वता मिल सकता है, यानी बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत कम होते हैं, इसलिए इसको छदम या मिथ्या परिपक्वता भी बोलते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा, जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, ये क्रो एंड क्रो, ये सही कि नहीं है। देखिए क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट था कि ना तो जन्म के समय सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, मतलब ना तो सामाजिक कह सकते हो ना असामाजिक कह सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद वो सामाजिक बन जाएगा। मतलब वो जन्म के समय क्या हो गया, एक प्रकार से समाज निरपेक्ष हो गया। ये 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि बच्चा जन्म के समय कैसा होता है, तो समाज निरपेक्ष होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, ये कथन किसका है, जॉन लोक का। नहीं, ये कथन था एलिजाबेथ
एलिजाबेथ हरलोक का, जिन्होंने कहा था कि कोई भी दो बच्चे समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, और ये पर्सन 4 बार स्कूल व्याख्याता में अब तक आ चुका है। ठीक है, तो ये एलिजाबेथ हरलोक का था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा मैंने, जॉन लोक। तो ऊपर वाले तीनों कथन सही हो गए, चौथे वाला क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब इस प्रकार से अब 4 बिंदु मैंने बताए, चारों में चारों पर्सन एग्जाम में आए हुए और 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मजा आ गया। ये इस प्रकार से हल करने में मजा आता है। बाकी अपन कोई भी पर्सन बना सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे पर्सन जो पूर्व एग्जाम में आए उनसे मैं आपको अभ्यास करवा रहा हूँ। ये ओरिजिनल टेस्ट सीरीज होती है। आप में से कई बच्चे पूछते हैं सर मॉडल पेपर का क्या भरोसा, अगले ने ऐसे बनाए। तो इस प्रकार से यदि बनाए हो तो बेहतरीन चीजें, वरना तो समय खराब होता है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है। अब जैसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन शब्द आया, दिमाग में आ गया ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी मतलब बीएफ स्किनर। स्किनर कौन, मूल व्यवहारवादी। 1938 में अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म में उन्होंने सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन शब्द का प्रयोग किया था। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है, मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत अपन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो लगभग 1.5 घंटे में पढ़ते हैं, उसमें ऐसी कौन सी शब्दावली इनमें से प्रयुक्त नहीं होती है, समझना है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया सामान्यीकरण होगा कि नहीं होगा, निश्चित होता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण एक अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होती है, अनुक्रिया सामान्यीकरण यूज होती है इसमें। प्रभाव के नियम पर आधारित ये भी होता है। पूरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। एक क्रिया कार्य को करते हैं, उसका परिणाम अच्छा था तो उसे बार बार करते हैं और करना सीख जाते हैं। पुनर्बलन अनुसूची ये भी होती है। मैंने ऑलरेडी इस पे यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है कि सतत और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, और आंशिक के 4 प्रकार, अनुपात, अंतराल, ठीक है, परिवर्ते, निश्चित, वो सब मैंने बता रखा है, तो उसको देख लीजिए, ये भी इसमें प्रयुक्त होती है। और चौथा ऑप्शन है उद्दीपक सामान्यीकरण। तो उद्दीपक सामान्यीकरण यूज होता है क्या, उद्दीपक सामान्यीकरण आईपी पावलोव ने यूज किया था, जिसके अनुसार एक उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया को उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति भी करते हैं, उसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे गलत, उद्दीपक सामान्यीकरण। समझ में आ गया। तो तीसरा प्रश्न हो गया, मतलब 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, ये चारों एग्जाम में आए हैं और चारों मैंने बता दिए, इस प्रकार से हल करना है। चौथा प्रश्न है, अधिगम का सोपान नहीं होता। लर्निंग के स्टेप्स क्या है, अधिगम के सोपान अलग अलग विद्वानों ने अलग बताए। किसी ने कुछ बताया, लक्ष्य उद्देश्य कुछ किताबों में ऊपर दे रखा है, कुछ किताबों में लास्ट दे रखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। प्रश्न दोनों ही प्रकार के पूछे गए हैं। अधिगम का सोपान जो प्रारंभ होता है वो अधिगम आवश्यकता अभिप्रेरणा से होता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, लक्ष्य उद्देश्य बनाते हैं, फिर बाधाएं आती हैं, फिर तत्परता आती है, फिर अनुक्रिया आती है, फिर समायोजन होता है, फिर व्यवहार में परिवर्तन होता है, फिर स्थायीकरण होता है। तो यहाँ कौन सा सोपान नहीं है, आवश्यकता है, वंचन। अब वंचन ऑप्शन में आ गया। वंचन क्या, वंचन है कि स्किनर ने कहा था कि कबूतर को तब तक भोजन नहीं दिया जाएगा तब तक वो अनुक्रिया नहीं करेगा। तो ये वंचन स्किनर के यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता है, ये अधिगम का सोपान नहीं होता। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं सर वंचन कहाँ से आ गए, प्रश्न एग्जाम में आ गया। ऐसी शब्दावलियों को आपको समझना पड़ेगा कि वंचन क्या है, ये मैं स्किनर में बता दूंगा। और दोबारा यहाँ भी समझा रहा हूँ कि जब तक वो सही अनुक्रिया नहीं करेगा तब तक पुनर्बलन उसको नहीं देंगे, घटना कहलाती है वंचन, यानी रोकना उसको। समायोजन है अधिगम का सोपान, व्यवहार में परिवर्तन अंतिम सोपान। तो ये तीनों सोपान होते हैं, बट वंचन नहीं होता। तो ये तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है वो है असुमेलित कौन सा है। अब आपको इनमें से एक कथन ऐसा छांटना है जो गलत है। चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन अर्थपूर्ण अधिगम डेविड ऑसुबेल है कि नहीं है। देखिए, डेविड ऑसुबेल पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक संज्ञानवादी इनको कहा जाता है, और इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। अभिग्रहण अधिगम, लिखकर सीखना, रटकर सीखना, खोजपूर्ण डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण अधिगम भी बोल दो, और अर्थपूर्ण अधिगम। 4 प्रकार बताएं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रकार कौन सा है, अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण का मतलब होता है कोई चीज को समझकर याद करना। तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो ये सही है। अर्थपूर्ण अधिगम डेविड ऑसुबेल ने दिया। आधुनिक संज्ञानवादी ने 4 प्रकार बताएं और चौथा प्रकार है सबसे बेस्ट। अगला ऑप्शन देखिए, अनुभवजन्य अधिगम मेश्लो है कि नहीं है। देखिए, अनुभवजन्य अधिगम जहां भी आएगा वहां कार्ल रोजर्स आएगा। कार्ल रोजर्स ने दिया था कि बच्चा अनुभव के आधार पर सीखता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, मेश्लो दे रखा है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोजर्स हो जाएगा। तो मेश्लो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ उत्तर जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, मेश्लो ने नहीं दिया। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अनुमोदन प्रेरक क्राउनी व मार्लो, ये अपना जो है वो अर्जित प्रेरक में आता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी बड़ाई करें। मैं भी चाहता हूँ। आप लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर, मतलब अपन 1 फरवरी 2018 से, मैंने उस समय वीडियो में 8 नाम लिया था, वो 8 गलत था। 8 तो जानता ही नहीं था, मोबाइल ही नहीं था 8 में। तो मेरे पास पहली बार 2009 में किसी से मांगा हुआ फ़ोन लिया था, मोटरोला का, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। और 2011 में शायद
मेरे पास नेट वाला फ़ोन आया था, ठीक है। तो बड़ा संघर्षमय कहानी है, बताऊंगा कभी मैं आपको। गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद एक अच्छा फ़ोन लिया था। अच्छा तो क्या, नोकिया का फ़ोन था। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो ये फरवरी 18 से जो सफ़र शुरू हुआ उसको 1 लाख तक आप लोगों ने पहुंचाया, ठीक है। ये आप लोगों ने मेरी प्रशंसा की, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं आपकी प्रशंसा करूं, आपको मोटिवेशन मिलता है, मेरी आप प्रशंसा करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अनुमोदन प्रेरक है और ये हर व्यक्ति में पाया जाता है। क्राउनियो मार्लो ने इसका अध्ययन किया था, ये अर्जित प्रेरक होता है। डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया गति कौशल विकृति है, जहां बच्चा ढंग से चल नहीं पाता है, चलते चलते गिर जाता है, तो ये गति कौशल विकृति सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। वहां पे गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनुभवजन्य अधिगम मेस्लो का नहीं है। किसका था, रोजर्स का था। किसका था, रोजर्स का था, याद रखना, रोजर्स का था। तो ये आपका 5वां प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए, असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन में भी आपको छांटना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए असत्य कथन, पहला ऑप्शन देखिए, अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं, सही है कि गलत है, बताइए। सही है कि गलत है, अंतर्मुखी विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं, ये बात सही है कि गलत है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया था, युंग ने किया था अपनी किताब साइकोलॉजिकल टाइप्स में। इसके अलावा गिलफोर्ड ने भी किया है, इसके अलावा आइजेंक ने भी किया है, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। आइजेंक किताब में आप देखिएगा, पिछली बार आइजेंक वाला प्रश्न आ गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सीरियसली साइकोलॉजी को पढ़ना है। मनोविज्ञान एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, आपको डीपली समझना पड़ेगा। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गीकरण से 3 व्यक्ति संबंधित हैं, युंग, गिलफोर्ड और आइजेंक, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अंतर्मुखी है वो युंग की विशेषता है, एकांतवासी रहता है और आध्यात्मिक प्रधान होता है। और बहिर्मुखी जो होता है वो समूह के मध्य रहता है और सामाजिक राजनीतिक प्रधान होता है। तो ये विशेषता सही है। फ्रीडमैन और रोजरमैन ने ए और बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए, ये 2013 थर्ड ग्रेड में प्रश्न आया था, ठीक है। ये सब आए हुए प्रश्न याद रखना। फ्रीडमैन रोजरमैन ने 2 प्रकार बताए, ए जिनमें मोटिवेशन अभिप्रेरणा का भाव होता है, जिनमें पैशन नहीं होता है, जो कार्य के बोझ तले दबे रहते हैं, जिनमें बीपी बढ़ा रहता है, जिनका हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना होती है, वो होते हैं ए व्यक्तित्व है। और बी बड़े सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं और संतुलित व्यक्तित्व होते हैं, मतलब पॉजिटिव व्यक्तित्व होते हैं, वो बी होते हैं, ठीक है। मैंने किताब में दे रखा है। तो फ्रीडमैन रोजरमैन ने ए और बी व्यक्तित्व प्रकार बताएं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नव मनोविश्लेषणवादी सुल्लिवान, कार्ल यूंग, एडलर माने जाते हैं, सही कि नहीं है, ये भी सही है। नव मनोविश्लेषणवाद जो सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण मानता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल बहुत प्रश्न आ रहे हैं, स्पेशली कार्ल यूंग पे, एडलर पे, किरोन हार्नी पर, इरिक फ्रॉम पे, सुल्लिवान को, इरिक इरिक्सन को, इनको जरूर देखना है। इसके अलावा अन्ना फ्राइड और हार्टमैन भी नव मनोविश्लेषणवादी कहे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, भी सही है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वेलेंटाइन, ये क्या सही है, नहीं। ये स्टेटमेंट व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन स्टेटमेंट था बोरिंग का, जबकि वेलेंटाइन का स्टेटमेंट था कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। तो ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हैं और मैंने चारों से आपको एक प्रश्न बना दिया कि साहब इनमें से कौन सा असुमेलित है। तो चौथा कथन इसमें क्या हो जाएगा साहब, असुमेलित हो जाएगा, क्योंकि ये कथन किसका था, ये बोरिंग का था। किसका था, बोरिंग का, वेलेंटाइन का नहीं था। अगले प्रश्न पे 7वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, असत्य रक्षा युक्ति है। प्रक्षेप मतलब समायोजन टॉपिक में 2 प्रश्न आते हैं। अब 2 में से आपको पता चलना चाहिए कहाँ से प्रश्न आएगा। जो व्यक्तित्व मापन की आपकी असत्य रक्षा युक्तियाँ हैं, समायोजन स्थापित करने का जो रक्षा प्रक्रम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको समझिएगा, मैं करवा भी दूंगा वीडियो के माध्यम से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, विश्वास रखिएगा। कौन सी असत्य रक्षा युक्ति है। अब पहला ऑप्शन देखिए, स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रक्षेपण है क्या। नरेंद्र मोदी स्वयं को कहता हूं, मतलब आदर्श व्यक्ति से स्वयं को, आप अपना कोई भी आइडियल मानिए और आपने किसी व्यक्ति से अपनी तुलना कर रहे हो, तो 2 प्रकार की युक्तियां होती हैं। एक तो आत्मीकरण, आत्मीकरण का मतलब एसिमुलेशन, किसी भी व्यक्ति के आप कुछ बनना चाहते हो, नहीं बन पाए तो उस व्यक्ति के गुणों और अवगुणों को अपना लेना ही होता है आत्मीकरण। एक होती है अंतःक्षेपण, इंट्रोजेक्शन, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को व्यक्ति घोषित कर देते हो। तो इसमें व्यक्ति स्वयं को नरेंद्र मोदी कह रहा है, तो प्रक्षेपण कर रहा है क्या। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, अपनी कमियों को दूसरों पर डाल देना। तो यहां वो अपनी कमी को दूसरों पर डाल रहा है, मतलब ये गलत है। बलपूर्वक किसी विचार को दबाना समन निश्चित रूप से सही है। सरप्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी विचार को जबरदस्ती दबाते हैं। दमन में तो क्या होता है, बिना जानकारी के दबाते हैं, बिना जानकारी के भूल जाते हैं, वो दमन है, रिप्रेशन है। और सप्रेशन में जबरदस्ती बलपूर्वक होता, तो ये भी सही है। अंगूठा चूसना प्रतिगमन है कि नहीं है, निश्चित रूप से प्रतिगमन है। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे के समान व्यवहार करना, और ये यौन प्रतिगमन होता है अंगूठा चूसना, ठीक है ना।
मतलब इससे मतलब जो भी हरकतें, अंगूठा चूसना, गुड्डा गुड्डी का ब्याह रचना, इसको यौन प्रतिगमन माना गया है। छोटे बच्चे के समान व्यवहार करना, मैं इस व्यक्तियों को सबको समझाऊंगा, डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये प्रतिगमन है, छोटे बच्चे के समान व्यवहार करना, छोटे बच्चे के समान चलना, छोटे बच्चे के समान बोलना, तोतला बोलना, ये सब अंगूठा चूसना। मन बनावे मुंह हिलावे प्रश्न, चारों प्रश्न आए हुए हैं। प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन है कि नहीं है। मन में इच्छा कुछ और व्यवहार कुछ और कर रहे हो, ये भी रिएक्शन फॉर्मेशन युक्ति ही होती है, याद रखना। मुंह बनावे राम, मुंह में राम बगल में छुरी, मन बनावे मुंह हिलावे बगुला भगत, भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार के भाषण देता है, ये सब प्रतिक्रिया निर्माण होता है। तो यहाँ ऑप्शन गलत कौन सा हो गया, प्रेक्षेपण गलत हो गया, क्योंकि प्रेक्षेपण में अपन दूसरों पे अपनी कमी को आरोपित करते हैं। स्वयं को नरेंद्र मोदी करना एक इंट्रोजेक्शन युक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट, कुसमायोजन का लक्षण है। देखिए, कुसमायोजन शब्द आते ही आपके दिमाग में इमेज सेट करनी है। कुसमायोजन और समायोजन, अब ऐसे बिंदु को रटने की आवश्यकता नहीं होती। कुसमायोजन मतलब जो परिवार के खिलाफ कार्य करता है, विद्यालय के खिलाफ कार्य करता है, समाज के खिलाफ कार्य करता है, नेगेटिव व्यवहार जो भी करेगा वो बच्चा कुसमायोजित है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको नेगेटिव आंसर देना है, मतलब जो भी नेगेटिव उत्तर है। पलायन करना, भाग जाता है, पैर हिलाना, अंगूठा चूसना, गाली गलौज करना, उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा, याद रखना, यानी चौथा ऑप्शन। तो उपयुक्त सभी देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इजी प्रश्न था, मतलब नेगेटिव व्यवहार जो भी करता है वो कुसमायोजन। 9वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बुद्धि के संबंध में कौन सा गलत तथ्य है। मतलब आपको इन 4 में से छांटना है कि कौन सा गलत है इनमें से। तो बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है आर्मी बीटा परीक्षण। पहला ऑप्शन क्या लिखा, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है क्या। देखिए ये इन पे बहुत प्रश्न आते हैं। सामूहिक शाब्दिक कौन से हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक कौन से हैं, अशाब्दिक कौन से हैं, सामूहिक अशाब्दिक कौन से हैं। तो आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक परीक्षण तो है। सामूहिक परीक्षण की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन आर्मी बीटा सामूहिक शाब्दिक नहीं है, सामूहिक अशाब्दिक है, जिसमें अनपढ़, गूंगे, बहरे, कम पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि का मापन किया जाता है, वो अशाब्दिक होते हैं। तो आर्मी बीटा परीक्षण में भूल भुलैया परीक्षण जैसे ऐसे टेस्ट शामिल थे, और ऑर्थर एसोटिस ने इसको बनाया था, अमेरिका में बनाया था। तो ये सामूहिक अशाब्दिक है, शाब्दिक नहीं। तो पहला कथन ही गलत हो गया। ज्ञान, निर्देशन व आलोचना की योग्यता बुद्धि, किसने कहा था, अल्फ्रेड बी ने। अल्फ्रेड बी ने का प्रश्न 3 बार आ चुका है। इन्होंने कहा था कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन व आलोचना। तो यहाँ 3 शब्द मैंने दिए हैं, इसका मतलब बीने का कथन भी सही है। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था। देखिए, बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में MA/CA, लेकिन MA/CA गुणा 100 जो लगाया था वो टर्मन ने लगाया था 1916 में। तो विकसित करने वाला विचार जब भी आता है तो आपका उत्तर होगा टर्मन, लेकिन सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने 1912 में इस शब्द का प्रयोग किया था। और ये RPSC में प्रश्न भी आया और एज इट इज ऐसा माना गया है। तो ज़रा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक प्रश्न के चक्कर में पढ़ोगे तो दिमाग में कन्फ्यूजन ही रहेगा, सर उसने ये बता दिया, उसने बता दिया। अब कौन क्या बताता उसकी गारंटी मेरी नहीं है साहब। बिजली के समान बुद्धि, ये किसने कहा, जेनसन ने सही कहा है। इन्होंने कहा कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसको मापना आसान है लेकिन परिभाषित करना आसान नहीं है। ठीक है ना, माप तो सकते हो लेकिन परिभाषित नहीं कर सकते बुद्धि को, ये जेनसन ने कहा था। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत कथन कौन सा हो गया साहब, गलत कथन हो गया आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक नहीं है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका 9वां प्रश्न पूरा होता है। और 10वां और अंतिम प्रश्न आज का अपना अभ्यास का है, असत्य कथन कौन सा है। बुद्धि पे ही प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर, सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में सिद्धांत दिया था। किताब का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये किताब का नाम भी एग्जाम में आ चुका है। कितने प्रकार बताए, शुरुआत में 7 प्रकार बताए, 98 में 8 हुए, 2000 में 9 हो गए, और वर्तमान में नई जो किताबें आ रही हैं उनमें 10 भी बताए गए, क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि भी जोड़ दिया गया है। तो ये अभी तक NCERT अकॉर्डिंग 9 है, तो आपको 9 ही मानना है। पिछली बार हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है और रेट में जरूर आता है, क्योंकि रेट के सिलेबस में अलग से डाल रखा है बहुबुद्धि सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। तो गार्डनर सही है। मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक सही है कि नहीं है, निश्चित रूप से सही है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, तो ये भी इसका सही है। त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने 1985 में अपनी किताब बियॉन्ड IQ में दिया था। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे बुद्धि का। इसको सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिचापी भी कहते हैं, घटक बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। और चौथा ऑप्शन है इकाई सिद्धांत जॉनसन। तो इकाई सिद्धांत जॉनसन ने दिया था कि नहीं दिया था, तो इकाई सिद्धांत जॉनसन ने दिया कि नहीं दिया, बताओ। तो जॉनसन ने इकाई सिद्धांत दिया कि नहीं दिया, बताओ क्या होगा। इकाई सिद्धांत जॉनसन ने दिया था क्या, इकाई सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि सभी मानसिक योग्यताओं की इकाई है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इकाई। उत्तर कौन सा होगा बताओ, उत्तर कौन सा होगा बताओ।
इसका उत्तर होगा बहुबुद्धि गार्डन हो गया मात्रा त्रिविमीय। अच्छा हाँ, त्रिविमीय नहीं, ये गलत है। त्रिविमीय तो था किसका, अपना गिलफोर्ड का, 1967 वाला, ठीक है ना। इस सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था त्रिचापीय सूचना संसाधन सिद्धांत दिया था। त्रिविमीय सिद्धांत जो माना जाता है वो गिलफोर्ड वाला जो था 1967 में, जो 3 आयाम इन्होंने बताया था, प्रक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन या परिणाम, ठीक है ना। तो प्रक्रिया, संक्रिया, विषय वस्तु और तीसरा ऑप्शन था उत्पादन या परिणाम। तो वो त्रिविमीय सिद्धांत था। मैं भी थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन हो गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिविमीय सिद्धांत। असत्य त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड का था, ठीक है, जिसको त्रिआयामी सिद्धांत भी बोला जाता है। और ये स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत था ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको त्रिचापीय और सूचना संसाधन सिद्धांत बोलते हैं, याद रखना। और त्रितंत्र भी इसको बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है तो कई बार त्रिविमीय और त्रिआयामी वो गिलफोर्ड का है, और त्रितंत्र और आपका सूचना संसाधन और त्रिचापी ये स्टर्नबर्ग का, ठीक है। तो ये 10 प्रश्नों का अभ्यास मैंने करवा दिया है। डेली मैं कोशिश करूंगा कि 10 प्रश्नों का अभ्यास करके आपको ये मॉडल पेपर अभ्यास करवा दूँ। इनसे खूब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।